हेलो गाइज हेलो गाइज आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम CTET दिसंबर 2019 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो यहाँ पर देख रहे हैं ये पेपर 1 है। इसमें से आज हम CDP पर चर्चा करेंगे। समझ गए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, आज हम CDP पर चर्चा करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पर चर्चा होगा, एकदम डिटेल से चर्चा होगा। समझ गए, एक भी क्वेश्चन वैसे नहीं छूटेगा, ठीक है। वैसे नहीं कि आंसर दे दिए हो गए, पूरा फुल्ली चर्चा होगा इस पर, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर न लगाएं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो है ये ऑप्शन, इस बार जो है CBT एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसका तैयारी आप लोग अच्छे से करिए। ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट दीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसे सीरीज इसी तरह से रहेगा, भाग 1 भाग 2, भाग 1 बाल विकास रहेगा, भाग 2 गणित रहेगा, उसके बाद पर्यावरण रहेगा, भाषा 1 रहेगा, भाषा 2 रहेगा। तो चलिए आज हम भाग 1 यानी कि 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो भाषा अर्जन के लिए जो है दोस्तों और इसके विकास के लिए जो है ये प्रारंभिक बचपन का समय जो है बहुत ही अच्छा जो है अवधि होता है। यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, प्रारंभिक बाल्यावस्था। जन्म पूर्व तो कट जाएगा, किशोरावस्था कट जाएगा और मध्य बाल्यावस्था कट जाएगा। यानी कि भाषा अर्जन और विकास के लिए संवेदनशील समय का मतलब ये हो गया कि इस टाइम में हमें बच्चों की भाषा पर सही ध्यान देना है। अगर अच्छे से हम ध्यान नहीं दिए तो क्या हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा, गलत भाषा क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। उसका भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। भाषाई अक्षमता में क्या आता है, तुतलाना, आकलाना, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब जो आ जाता है ये उसमें अक्षमता आ जाएगा। इसीलिए ये संवेदनशील समय है बच्चों के भाषा विकास के लिए। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए दूसरा देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ये अमेरिका के थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा किए हैं। इन्होंने इसका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना पर आधारित है। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन्होंने 3 अवस्था दिए हैं, कितना, 3 अवस्था। इन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था, या फिर उसको पूर्व रूढ़िगत बोल सकते हैं, रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत 3 है। तीनों का जो है 2-2 अवस्था दिए हैं, 6 अवस्था है। और ये 3 स्तर और 6 अवस्था है। समझ गए, तो इसमें से पूछ रहा है वही कौन सी अवस्था का नाम उनके नैतिक विकास से संबंधित है। तो प्रसूति अवस्था होगा नहीं इनका। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक पियाजे का है। उद्योग बनाम अधीनता एरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत जिसमें 8 अवस्था दिए हैं, तो ये उनका है। तो इनका क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 में देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है। यानी किसी एक पर ज़्यादा ध्यान देना, यानी कि पक्षपात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। तो जेंडर पक्षपात होगा। और ऑप्शन पढ़ लीजिए, जेंडर पहचान, जेंडर समझता, जेंडर समरूपता, ये सब क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसी में एक ऑप्शन ऐसी देखिए, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है कि जेंडर रूढ़िबद्धता के बारे में अगला क्वेश्चन में है, वो हम बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसी में तो आ गया है। देख लीजिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो एक में है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, ये तो बहुत बेटर ऑप्शन है। और भी देख लेते हैं, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, यानी कि जेंडर तो आप समझते हैं लड़का या लड़की, तो एक बोल रहा है विशिष्ट भूमिकाओं को, यानी कि जो लड़की है तो लड़की को ही महत्व देना है, या लड़का है तो लड़के को महत्व देना है। तो ये तो गलत बात है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, यानी कि लड़के के लिए अलग, लड़का के लिए अलग, तो ये भी क्या है, पक्षपात हो रहा है। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना है, बच्चों को उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ानी है। समझ गए। और जेंडर रूढ़िबद्धता एक होता है कि जेंडर रूढ़िबद्धता में क्या हो जाता है कि बच्चे किसी के, कोई भी जाति हो, धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, उसको हम क्या करते हैं, मतलब उनको जो है पूर्व के बातों के आधार पर हम क्या करते हैं, उससे भेदभाव करते हैं। समझ गए।
तो जेंडर रूढ़िबद्धता में क्या हो जाता है कि जेंडर रूढ़िबद्ध जो पूर्व के बातों के आधार पर जब हम किसी से भेदभाव करते हैं तो वो पक्षपात हो जाता है, ठीक है। और जेंडर रूढ़िबद्धता में क्या हो जाता है कि हम जो भी उससे के साथ जो व्यवहार करते हैं वो सच्चाई से काफ़ी क्या होता है, अलग होता है, सच्चाई से काफ़ी दूर दूर तक उसका नाता नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। चलिए अब 5 नंबर देखते हैं। 5 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय की वस्तुओं को प्रभाव डाला है। सामाजिक और संस्कृति पर जो है ज़्यादातर बल दिए हैं वो क्या है, लेव वाइगोत्स्की, समझ गए। पियाजे जो है ये बोले हैं कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, लेकिन यहाँ से आप आंसर मत दीजिएगा, ठीक है, आगे भी पढ़िएगा। सामाजिक संस्कृति है तो कौन होगा, लेव वाइगोत्स्की। चलिए 6 में देखते हैं कि जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बातें करती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। यानी कि जिगसॉ एक पहेली होता है जो बच्चे खेलता है, तो ये अकेले में बातें कर रही है। तो ये वार्ता जो है वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं, तो वाइगोत्स्की इनको जो है व्यक्तिगत वार्ता के रूप में देखते हैं, यानी व्यक्तिगत वाक्य बोलिए या व्यक्तिगत वार्ता बोलिए, एक ही बात है। इनको जो है अकेले में जब बातें करता है बच्चे तो पियाजे उनको क्या बोलते हैं, आत्मकेंद्रित भाषा, आत्मकेंद्रित वार्ता, ठीक है। अहम केंद्रित बोलिए या आत्मकेंद्रित बोलिए, ठीक है। और जोर से बोलना ये गलत बात है। पाड़ या ढांचा या स्कैप होल्डिंग हो गया, सहारा देना, ये गलत बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता, यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब अकेले में बातें करता है तो वो अपने काम को क्या कर रहा था, दिशा दे रहा होता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। सहयोग प्रदान करना क्या है, बच्चों को हम पाड़ या ढांचा के द्वारा हम क्या करते हैं, बच्चों को सहारा देते हैं। प्रबलन का मतलब हो गया रीइंफोर्समेंट, उसको हम मतलब रीइंफोर्समेंट यानी कि हो गया उसको बार बार बोलना, ये नहीं होगा। अनुबंधन यानी कि संबंधित हम नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सहारा दे रहे हैं। मॉडलिंग हो जाएगा, ये अनुकरण करके सीखना, अल्बर्ट बेंडूरा बताए हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पाड़ या ढांचा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों जीन पियाजे ने 4 अवस्था दिए हैं संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए। पहला अवस्था संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त 11 से ऊपर, ठीक है। और इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जीन पियाजे को, याद रखिएगा। तो इसमें देख लीजिए ये निगमनात्मक जो तर्क है ये दोस्तों हो जाता है 11 से ऊपर, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ये कट गया। उसके बाद है संरक्षण। संरक्षण हो गया कि जैसे अगर हम ये P है इसको B बना दिए और बच्चा से पूछे P कहाँ है तो वो बता देगा कि P यहाँ है, और B इसको ऐसे कर दिया तो B हो गया। लेकिन जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है बच्चा तो ये इस चीज़ को नहीं बता पाता है, तो वो होता है संरक्षण का अभाव, और इस अवस्था में ये गुण आ जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, ये हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन, ठीक है। और है अनुकरण, ये हो जाता है संवेदी पेशी अवस्था बने वस्तु अवस्था है, तो यानी वस्तु नहीं भी है तो उसका अस्तित्व वो अब समझता है, तो ये हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था। प्रतीकात्मक खिल हो जाएगा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो इससे पहले जो 2018 का दिसंबर वाला क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है दोस्तों इसका ये ऑप्शन काट दिया है, तो ये उसका ऑप्शन होगा प्रतीकात्मक जो है सही होगा, लेकिन उसको वो काट दिया है, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम बताए हुए हैं वो जो है उनका ऑप्शन जो है कुछ अलग ही ले लिए हैं, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की संरचना है, ये सब डायरेक्ट मारने वाला है, इसका क्या हो जाएगा, स्कीमा। इसमें देखिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य जो है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये गलत बात है। उसके भ्रांतियों को समझाना, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकन करना, ये क्या है, गलत बात है। अच्छा सॉरी, ये 2 नंबर में हम पूरा पढ़े नहीं दोस्तों, इसको पढ़ लीजिए पूरा ठीक से। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ये गलत बात है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ठीक है, हम भ्रांति देख के काट दिए थे।
भ्रांतियों को समझते हैं, इसमें क्या करते हैं, उसकी कमियों को हम समझते हैं। इसमें प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना, ये गलत बात है। रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, ये गलत बात है। उसको ग्रेड के आधार पर अब किया जाता है। क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। चलिए 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो ये तो पता है कि बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। ये हमारे क्या है, बुद्धि जो हमारे समस्या समाधान में कार्य करता है, ये हमें समायोजन होने में मदद करता है, समायोजित करने में, किसी भी नई परिस्थिति में समायोजन करने में। ये क्या है, एकाधिक, यानी बुद्धि क्या है, बहुत जटिल है। ये एकाधिक बुद्धि यानी एक से ज़्यादा, एक बुद्धि का क्या है मतलब, बुद्धि क्या है यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़े होंगे, एकाधिक मतलब बहुकारक सिद्धांत पढ़े होंगे, यानी कि बुद्धि क्या है, एक से अधिक है, यानी बहुआयामी है बुद्धि। तो इसमें क्या है, एक में देखिए, यह बुद्धि एक निश्चित योग्यता है, ये गलत बात है। निश्चित योग्यता नहीं है, जो जन्म से ही निर्धारित होती है, ये नहीं है। ठीक है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है, ये गलत बात है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों से नहीं, हम और भी तरह से हम इसको माप सकते हैं। एक है, बुद्धि एक एकात्मक कारक है, एकात्मक नहीं है, ये बहु मतलब ये क्या है, बहुकारक है। ठीक है, यह बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बुद्धि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं, तो ये ऑप्शन तो उसी से कट जाता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। किसी भी समस्या है ये, इसके बारे में वो एक से अधिक तरह से सोचना चाहती है, एक से अधिक तरह से वो बनाना चाहती है। ठीक है, इसमें वे काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, यानी कि हम जो सोचते हैं वो और उसके सोचने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, समझ गए। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, तो वो क्या है, सृजनात्मक विचारक है। ठीक है, अभिसारिक विचारक एक ही तरह से सोचता है। अन्वय विचारक यानी कि रिजिड थिंकर, यानी कि रिजिड मतलब होता है ठोस, यानी कि एक ही तरह से वो भी सोचना। और आत्म केंद्रित विचारक का मतलब हो गया कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचना। ठीक है, यानी कि एक ही तरह से ये भी हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक विचारक, जो अनेक तरह से सोचते हैं। सृजनात्मक विचारक जो होते हैं वो अपसारी चिंतन के होते हैं, अभिसारी नहीं होते, वो अपसारी चिंतन के होते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि शिक्षक अधिगम जो होता है उसमें स्कूल में जब विभिन्न वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं, विशिष्ट बालक आते हैं, तो उनकी सहभागिता कम न हो जाए, इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना गलत बात है। उसकी इसी स्थिति में इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना, ये भी गलत बात है। इन विद्यार्थियों को अपनी अपेक्षाओं को कम करना, ये गलत बात है। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना कि हमें किस तरह से वंचित बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से विशिष्ट बच्चों को पढ़ाना है, और तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का पालन करता है। आगे है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है पता है आपको, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को और सामान्य पृष्ठभूमि के समान बालक को एक साथ हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। उनके लिए एक तरह का पाठ्यक्रम बनाते हैं, मतलब स्तर के अनुसार हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। रुचि योग्यता के अनुसार उसके पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को जो विशिष्ट शैक्षिक योजना जो बनाएगा बच्चों के लिए, तैयार नहीं करना चाहिए, गलत बात है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी गलत है। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, ये सही है। और हतोत्साहित हमें नहीं करना है। चलिए आगे देख लीजिए, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है दोस्तों, तो पढ़ने में अक्षमता होता है। तो यहाँ पे न्यून अवधान विकार, ये गलत बात है, यानी कि अटेंशन यानी कि ध्यान जो है वो कम होता है। तो पठन वैफल्य में ध्यान का कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान का विकार नहीं है, ये जो है पढ़ने का विकार है। ठीक है, अपसारी चिंतन, ये तो बहुत मतलब सृजनात्मक हो गया, ये बहुत अच्छा तरह से सोचता है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया, नहीं होगा। पठन वैफल्य में धारा प्रवाह पढ़ना नहीं होता है, इसमें जो है धारा प्रवाह पढ़ रहा है। 3 में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा। एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, ये भी क्या है, गलत है। तो पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया जो होता है दोस्तों, वो पढ़ने की अक्षमता होता है। डिस्ग्राफिया जो होता है लिखने की अक्षमता होता है। और डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित अक्षमता होती है, गणित से। चलिए अब RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है।
तो RTE जो है दोस्तों, ये जो है 2010 में लागू किया गया था, RTE 2009। उसके बाद जो है RTE 2009 में कहा गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर देना है, और प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना है, और समावेशी शिक्षा का पालन करना है। तो किस पर आधारित है देख लीजिए, व्यवहारवादी पर। उसके बाद है अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति अभिवृत्ति। 3 में अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो व्यवहारवादी सिद्धांत तो होगा नहीं, यहाँ पे मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से क्या करना है, शामिल करना है। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है, चलिए अब 17 नंबर देखते हैं कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है। संरचनावादी जो है दोस्तों, ये क्या करता है, करके सीखने पर बल देता है, और अनुबंधन पर ज़्यादा, अनुबंधित क्रिया पर ज़्यादा बल देता है। यानी कि अगर हम बच्चों को आम के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आम उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेन के बारे में बता रहे हैं तो पेन उसको हमको दिखाना पड़ेगा। इस तरह से समझ गए, तो अनुबंधन करके सिखाना पड़ता है, अनुबंधित करके। क्योंकि बच्चा जो है शुरुआत में अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, वो किसी भी चीज़ को अप्रत्यक्ष रूप से नहीं सोच पाता है, इसलिए उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना पड़ता है। तो वो अनुबंधन करके बताना पड़ता है, संबंधित करके। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है याद करने पर नहीं होगा, प्रबलन पर यानी कि रीइंफोर्समेंट पर नहीं होगा, यानी कि उसको बार बार बोलेंगे। अनुबंधन पर क्या है, अनुबंधन द्वारा अर्जित होगा। अनुबंधन का, और 4 में है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि अवबोधन यानी कि मीनिंग मेकिंग पर, मीनिंग जो है इसमें हम ज़्यादातर नहीं बनाएंगे, समझ गए। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कि किसी घटना के बारे में बच्चा क्या कर रहा है, अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा है, अपना विचार, अपना सिद्धांत क्या किया है, शिक्षक के सामने प्रस्तुत कर रही है, शिक्षिका के सामने। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो एक में बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, गलत है। बच्चे को दंडित करना चाहिए, गलत है। बार बार याद करने के लिए, गलत है। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। यानी कि बच्चा जो लेकर के आया है आंसर, उसके विपरीत हमें आंसर देना है, और कहना है कि इस पर जो है मतलब एक चुनौती उसको देना है, जिससे वो क्या करे, उसके बारे में और अच्छी तरह से सोच सके, समझ गए। तो ऐसा करना है हमें। अब है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित, समझ गए। तो इसमें देख लीजिए, केवल पाठ्यक्रम पर निर्भर, केवल वाला उत्तर नहीं होता है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये सही है। क्या है, बच्चों के अनुभवों को हमें प्रमुखता देना है। यंत्रवत याद करना गलत है, और योग्यता के आधार पर नामांकन लेना, ये भी गलत है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है दोस्तों, भारत में जो है गिजू भाई को इनका श्रेय जाता है। यानी कि इन्होंने जो है बाल मंदिर की स्थापना की थी, ये जो है गिजू भाई, और इन्होंने ही मॉन्टेसरी शिक्षा को है दोस्तों भारत में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, गिजू भाई बधेगा को। तो बाल केंद्रित शिक्षा के भारत में जो है इन्होंने ही प्रचार प्रसार ज़्यादा किया, समझ गए। बाल केंद्रित शिक्षा में है दोस्तों, बच्चों को हम योग्यता, उसकी रुचि, उसकी क्षमता के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं और उसके अनुसार शिक्षा देते हैं। चलिए अब है 20 नंबर, देखिए क्वेश्चन। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, पूर्णतः अलग है, गलत बात है। स्वतंत्र है, गलत बात है। संबंधित नहीं है, ये गलत बात है। सन्निहित है। अगर मान लीजिए आपको उदाहरण हम दे देते हैं कि आप क्रोधित हैं, क्या है, क्रोधित हैं। आप क्रोधित हैं यानी कि आप संवेग में हैं, और आपसे बोलें कि रसगुल्ला खाइएगा, रसगुल्ला खाइएगा, या फिर a+b का होल स्क्वायर क्या होगा। आप एकदम क्रोधित हैं, आपसे हम ये पूछ दिए तो आप हम पर गुस्सा आ जाइएगा, हम गुस्सा में हैं, तुम हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या है, आप ही बताइए। आप क्रोधित हैं तो इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आपका ये क्या है, संज्ञान है। आप संज्ञान के बारे में बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब इससे ये प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। यानी कि इस दोनों क्या है, संबंधित है। अगर क्रोधित हैं तो ये इसका विकास पर प्रभावित पड़ेगा, अगर
आप जो है इसमें अगर बाधा लें तो उस पर प्रभावित पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, सन्निहित है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सन्निहित। चलिए 21 नंबर देखते हैं। संरचनावादी के बारे में फिर आ गया। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है तो तीन ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अधिगम पुनर्उत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, स्मरण का प्रक्रिया नहीं है, याद करने का प्रक्रिया नहीं है। यंत्रवत याद करने की गलत है, ये एनसीएफ इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। याद करने की परिभाषा की, इस सब की विरोध करता है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी गलत बात है। 4 में अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। बच्चा क्या करता है, इसमें सक्रिय रूप से सीखता है। समझ गए, इसमें क्या करता है बच्चा, सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना करता है। चलिए 22 नंबर देखते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? स्पष्ट उदाहरण यानी कि हम बच्चों को उदाहरण क्यों देते हैं? अगर हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको जो उदाहरण देते हैं उससे क्या होता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह 2 में है कि यह विद्यार्थियों को दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, गलत बात है। यही भ्रांति देख करके हम वहाँ पर क्या किए थे, गलत मार दिए थे। चलिए ये गलत बात है। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, गलत बात है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो हम उदाहरण देते हैं वो प्रक्रियात्मक या कार्य विधि पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये क्या करता है, अब हमारी अवधारणा को क्लियर करता है, हमारे कंसेप्ट को क्या करता है, क्लियर करता है। समझ गए। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं तो उसकी रुचि क्या होती है, कम हो जाती है। ज़्यादा बार बार दंड देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो उसका जो पढ़ाई के प्रति जो रुचि होता है वो भी कम हो जाता है। समझ गए। या तो ज़्यादा पुरस्कार ही दीजिए तो, ज़्यादा दंड दीजिए तो, दोनों क्या होता है, रुचि क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वह तो उत्साहित हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए, एक बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाता है, गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये गलत बात है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बाहरी अभिप्रेरणा बढ़ जाता है। बाहरी अभिप्रेरणा तो इसमें कोई बात ही नहीं हो रहा है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये भी क्या है, गलत है। प्रोत्साहित वाला वैसे उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गलत है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ता नहीं है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 24 में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम का मतलब हो गया कि सही यानी कि मतलब अच्छे तरीक़ा से सीखना। ठीक है, जिस मतलब अर्थ के साथ सीखना। तो शारीरिक दंड पर तो आधारित होगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये होना चाहिए, इससे बच्चा सार्थक रूप से सीखेगा, अच्छा से सीखेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। तो पहला देख लीजिए, एक में गलत है तो एक देख लीजिए, इस ऑप्शन में भी है गलत हो जाएगा, इस ऑप्शन में भी है गलत हो जाएगा। 2 और 3 सही है। 3 में निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन हमें नहीं करना है, एक दूसरे में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 ऑप्शन होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन। चलिए 25 में शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ किस प्रकार सहज कर सकते हैं, यानी कि अच्छा कर सकते हैं, यानी क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हैं या फिर उसको अच्छा तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं। तो व्याख्या देकर नहीं होगा। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करना, ये तो सही चीज़ है, अवसर दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन और भी देखते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास करना, ये तो गलत बात है। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करना, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इससे अच्छा ऑप्शन जो है ये है। ठीक है, अन्वेषण एवं यानी खोज के लिए और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अब 26 नंबर देखते हैं।
26 में है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी अपने बच्चों को जो है प्रतिभाशाली बनाना चाहती है, समस्या समाधान के लिए तैयार करना चाहती है, सोचने के लिए तैयार करना चाहती है, तो वो कैसे कर सकती है। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। भौतिक पुरस्कार यानी कि रुपया पैसा जैसे वाला चीज़ देना, ये गलत बात है। ये उससे क्या होता है, रुचि और जिज्ञासा कम होता है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देना, ये गलत बात है। केवल वाला उत्तर नहीं होता है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ये हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। कहीं कहीं पर निगेटिव सेंस में अगर ऑप्शन भी देख करके करिएगा, ठीक है। करने तथा करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, समझ गए। चलिए 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। तो ये शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से घटित होता है, क्योंकि विकास जो है वर्तुलाकार है, इस तरह से चलता है। यानी कि शुरुआत में तेज, फिर कम, फिर तेज, फिर कम, ठीक है। तो शुरुआत में जो है शैशवावस्था में जो है ये बहुत तेज़ी से होता है। तो क्या हो जाएगा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि शैशवावस्था इसमें 0 से 2 वर्ष और प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होगा, ठीक है। चलिए इस सब ऑप्शन कट जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़े हुए हैं हम। तो विकास जीवन में प्रयत्न चलता है, प्रयत्न चलता है, ये सही बात है। विकास जो है निरंतर चलता है, निरंतरता का सिद्धांत है ये। विकास परिवर्त्य है, यानी कि विकास में हम चेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफिकेबल है, सही बात है। विकास क्या है, मॉडिफिकेबल है, यानी कि हम अपने व्यवहार में चेंजिंग कर सकते हैं, ये भी सही है। कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। और विकास सार्वभौमिक है, ये तो सही है। तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ये गलत बात है। सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है, समझ गए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, रुचि, क्षमता, जिज्ञासा, मतलब बुद्धि, जो भी चीज़ है उसके आधार पर क्या है, गुण के आधार पर अलग होता है। तो उसका प्राथमिक कारण क्या है, तो ये जो है लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत, ये गलत बात है। जन्मजात विशेषता है, ये भी गलत बात है। पर्यावरणीय प्रभाव है, ये पर्यावरण प्रभाव है, जन्मजात भी है यानी कि अनुवांशिक भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कर दिया है, तो ये गलत है। लेकिन अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ये क्या है, सही है। इसमें क्या है, दोनों चीज़ है, इसीलिए ये सही है। इस दोनों में क्या था, अलग अलग था। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्या है, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो हम बता देते कि प्राथमिक समाजीकरण जो होता है दोस्तों, प्राइमरी मतलब सोशलाइजेशन जो होता है, प्राथमिक समाजीकरण में क्या होता है, हमारा बेस तैयार होता है, हमारे आधार बनता है। तो वो कहाँ बनता है, तो परिवार में, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। और सेकेंडरी जो होता है, या इसको गौण बोलिए, द्वितीयक समाजीकरण या फिर इसको गौण समाजीकरण बोलिए। तो इसमें हमारा विद्यालय आ जाता है, पास पड़ोस आ जाता है, यानी कि जहाँ पे हमारा भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य के लिए हम तैयार होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विद्यालय आ जाता है, पास पड़ोस आ जाता है, समझे। तो परिवार वाला ऑप्शन जहाँ जहाँ है काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद बता है विद्यालय एवं मीडिया और मीडिया एवं पास पड़ोस। तो मीडिया एवं पास पड़ोस से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, 3 है, विद्यालय और एवं मीडिया। क्योंकि द्वितीय कारक में सबसे पहला जो है वो क्या है, विद्यालय है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यालय। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 नंबर सॉरी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। फिर इसी तरह हम आगे वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।